चैनल विजडम एकेडमी। आज हम इस वीडियो में जहांगीर को पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने अकबर को फिनिश करा था और अकबर को अपने टू पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था, क्योंकि अकबर का जो टाइम पीरियड था ना रूल करने का, वो बहुत ज्यादा था और उसने जो काम करे थे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इस वजह से हमने अकबर को 2 वीडियो में करा था, लेकिन आज हम उसके बेटे जहांगीर को एक सिंगल वीडियो में खत्म कर देंगे, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा नहीं था। इसका टाइम पीरियड था 1605 से 1627 तक, और इसने इतने ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट काम भी नहीं करे कि जितना हम इसको इतनी ज्यादा डिटेल में पढ़ें। हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते हैं। दैट्स इट, क्योंकि इतना इसके बारे में पढ़ने के लिए इनफ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि जहांगीर, देखो लास्ट वीडियो से थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए चलते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकबर के ना कोई भी लड़का नहीं हो रहा था। अकबर को उसका कोई उत्तराधिकारी चाहिए था ना, कोई भी राजा को चाहिए होता है कि उसके बाद उसका बेटा उसके वंश को आगे बढ़ाएगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो अकबर के कोई भी बेटा नहीं हो रहा होता है, तो वो क्या चाहता है, शेख सलीम चिश्ती। उस टाइम के बहुत ही ज्यादा फेमस सूफी संत होते हैं जिनको बहुत लोग मानते हैं, दूर दूर से लोग उनकी पूजा करने आते थे, बहुत लोग मानते थे शेख सलीम चिश्ती को। तो अकबर उनके पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है कि ऐसे ऐसे चीज है। फिर इसके बाद उनके आशीर्वाद के बाद ही, जब वो शेख सलीम चिश्ती उसको आशीर्वाद देता है, उसके बाद ही जोधाबाई की कोख से जहांगीर का जन्म होता है। तो उस टाइम पे जहांगीर जब पैदा होता है तो इसका नाम जहांगीर नहीं होता, इसका नाम होता है सलीम, क्योंकि देखो शेख सलीम चिश्ती का आशीर्वाद से पैदा हुआ होता है। तो अकबर का इतना ज्यादा अकबर के ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाता है इनका सूफी संतरा कि अपने बेटे का नाम ही सलीम रख देता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन भी बनता है कि जहांगीर किस राजा का बचपन का नाम सलीम था, तो जहांगीर का नाम था, या जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। और आपने कहानी भी सुनी होगी ना, सलीम अनारकली, है ना, तो वो वाला सलीम था। और हम जो इसके बारे में चीजें पढ़ रहे हैं कि अच्छा इसका नाम सलीम था, इसने इससे शादी करी, उससे शादी करी, इसने क्या क्या काम करे, तो हम ये कहाँ से पढ़ रहे हैं सारी चीजें। तो हमारा पढ़ने का सोर्स है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी किताब है, ये सोर्स है कि जो सारी बातें हैं ना, ये सारी चीजें इस किताब में लिखी हुई है। इस किताब में इतना ही नहीं, जहांगीर के पैदा होने से लेकर मरने तक का सारी घटनाओं का वर्णन है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो बुक है वो जहांगीर ने खुद ही लिखी हुई है, यानी कि ये जो किताब है ना आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होती है, जो इंसान अपनी जीवनी या अपने बारे में खुद से लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं। तो तुजुक ए जहांगीरी एक आत्मकथा है जो जहांगीर ने खुद लिखी है। ठीक है, तो इस कहानी में, इस किताब में हमको ये सारी कहानियां या सारी चीजें पता चलती हैं कि अच्छा जहांगीर के टाइम में ऐसे काम हुए, ये हुए, वो हुए, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद इसकी वाइफ को डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट वाइफ भी कह रहे हो, कितनी वाइफ थी इसकी, और भी है, बट मेन ये है। ठीक है, फर्स्ट थी मानबाई। तो ये देखो मानबाई कौन थी, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था अकबर की शादी होती है जोधाबाई से। तो जोधाबाई की भतीजी होती है, सगी भतीजी होती है मानबाई, उसकी शादी होती है जहांगीर से। ठीक है, जोधाबाई अपनी ही भतीजी की शादी अपने बेटे से करवा देती है, तो वो होती है मानबाई। एक होती है जगत सोबाई, से मलिका है जहां भी बोला जाता है, जगत गोसाई। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो भी शाहजहां आएगा ना, अभी तो फिलहाल वो खुर्रम है, खुर्रम का जन्म होता है, खुर्रम आगे जाके शाहजहां बनेगा, इसकी वजह से खुर्रम मिला है हमें शाहजहां, तो इसलिए हमें इसको नाम याद रखना जरूरी है जगत गोसाई का। और थर्ड वन होती है नूरजहां। इसको नूरजहां की उपाधि कौन देता है, जहांगीर, बट इसका असली नाम होता है मेहरुनिसा। तो मेन इसकी 3 रानियां थी, मानबाई, जगत गोसाई और नूरजहां। ठीक है, अभी वाइफ पे डिस्कस हो गया, हमें पता चल गया कि किसकी कोख से हमें अगला राजा मिलने वाला है और ये सारी चीजें। अब देखो हम ना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना, जहांगीर के बारे में पढ़ना। जब जहांगीर बच्चा था, छोटा था, इसका नाम सलीम था। इसको अकबर ने नूरुद्दीन की उपाधि दी थी, नूरुद्दीन, तो इसका नाम था नूरुद्दीन सलीम। इसका पूरा नाम था जहांगीर का नूरुद्दीन सलीम। ठीक है, अब ठीक है, बच्चा बड़ा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब क्या होता है, एकदम से अकबर की डेथ हो जाती है। एकदम से तो नहीं, खैर अकबर एज हो जाती है, काफी बूढ़ा हो जाता है वो, तो बीमारियां घेर लेती हैं, तो एक दिन ऐसे करके वो मर जाता है। तो इसके बाद ही 20 या 21 अगस्त को 1605 में जहांगीर जो है अपना राज्याभिषेक कराता है और राजा बनता है। ठीक है, 1605 में जहांगीर राजा बन गया। अब जैसे ये राजा बना ना, इसके राजा बनने के बाद इसका बड़ा बेटा, सबसे बड़ा होता है खुसरो। खुसरो ना क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है 1606 में। देखो 1605 में ये राजा बना है, 1606 में इसका बेटा विद्रोह कर देता है। अब हम सब ये पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट है, खुसरो का विद्रोह कब हुआ था, 1606 में। बट एक सोचने वाली बात ये होती है कि एक बेटा
किसी का पापा मतलब किसी के फादर राजा बना है, राजा, इतनी बड़ी पोस्ट है उस टाइम पे मुगलों की, और उसका बेटा उसके खिलाफ ही क्यों विद्रोह कर रहा है? कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा ना, कुछ तो उंगली जहांगीर ने भी करी होगी कि हाँ भाई उसके बेटे को उसके खिलाफ ही विद्रोह करना पड़ रहा है। तो देखो उस टाइम पे ना रीजन क्या था, ये जो खुसरो की माँ थी वो थी मानबाई, ठीक है, खुसरो की माँ थी मानबाई। तो ये जो खुसरो था ना, इसने ऑब्जर्व करा कि जब मेरे दादाजी थे यानी कि अकबर था जब, तो उसके टाइम पे तो जोधा भाई को मतलब बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी, अकबर की रानियों में बहुत फेमस थी ना जोधा भाई, पूरा का पूरा नाटक बना हुआ है जोधा अकबर, कितने सालों तक चला, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है उसमें जोधा का, कि जो जोधा है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये खुसरो ने सोचा, मतलब क्या था कि जैसे ये जो ये आई ना, जगत गोसाई आ गई, नूरजहां आ गई, ये इसकी पहली रानी थी, ठीक है, इसके बाद जगत गोसाई से शादी करी, नूरजहां से शादी करी, एंड मैनी मोर बहुत, तो इसकी ना थोड़ी इंपॉर्टेंस थी ना वो कम हो गई। तो ये खुसरो को ना बहुत ज्यादा खुंदक चढ़ गई कि मेरा दादा के टाइम पे तो भाई जोधा बाई की इतनी रिस्पेक्ट थी, इतनी इज्जत दी जाती थी, ये भी तो उनकी भतीजी है, और जो मेरे पापा इनकी बेकदरी करता है, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी माँ की। तो खुर्रम को बहुत ज्यादा गुस्सा था इसके खिलाफ। तो जैसे ही वो राजा बना ना, इसके खुसरो ने क्या करा, विद्रोह कर दिया कि तुम राजा नहीं बनोगे, मतलब तुम हटो गद्दी से। उसको खुसरो को ये नहीं था कि उसको राजा बनना है या उसको गद्दी चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसको ना बस अपने पापा से ना बड़ी ज्यादा खुंदक थी कि तुम राजा नहीं बनोगे, तुम मेरी माँ के साथ ऐसा करते हो, ऐसे बिहेव करते हो, तो तुम राजा नहीं बनोगे। चलो ठीक है, अब विद्रोह हुआ, खुसरो ने विद्रोह करा, तो अब देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो राजा बना हुआ है, सारी पावर उसके पास है, विद्रोह को दबा दिया, ठीक है, विद्रोह को दबा दिया। और फिर खुसरो ने क्या करा, खुसरो यहाँ से भाग गया, मतलब ऑब्वियसली विद्रोह में ये हार जाएगा, ये चला गया यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी के पास। उस टाइम पे सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, ठीक है, जिस टाइम पे जहांगीर का टाइम पीरियड चल रहा था ना, 1605, 1606, 1610 के आसपास, सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी। तो ये खुसरो के पास, इनके पास गया खुसरो, इसने ऐसी ऐसी बात बताई कि देख मेरे पापा जो है ज्यादा ऐठ रहा है भाई, मेरे पापा जो है वो राजा बन गए हैं, राजा बनने के बाद बहुत ऐठ रहे हैं, बहुत दिक्कत है उनको, मेरी मम्मी के साथ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो अपनी सारी प्रॉब्लम अर्जुन देव जी के साथ डिस्कस करी। अर्जुन देव जी ने समझी, अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे, अच्छा दिक्कत, कोई बात नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू यहाँ पे रह, मैं तेरे को शरण दे रहा हूँ, तेरे को जो भी प्रॉब्लम है मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो चलो ठीक है, अब अर्जुन देव जी के पास ये पहुंचा, अर्जुन देव जी खुसरो की हेल्प करने के लिए भी मान गए। अब जहांगीर को चढ़ गई बहुत ज्यादा पिन्नक कि भाई क्या बात है ये, मतलब अर्जुन देव जी कौन है, मैंने विद्रोह करके अपने बेटे को हराया है, तो वो कौन होता है मेरे बेटे को रखने वाला, क्यों कर रहा है, मतलब ऐसे क्या है, क्यों मतलब इसकी हेल्प कर रहा है। इनको जहांगीर को चलेगी बहुत ज्यादा गुस्सा। अब जहांगीर ने क्या करा कि इसने बोला अर्जुन देव जी पे 2 लाख रुपए का फाइन लगाया। इसने बोला कि 2 लाख रुपए तेरे को देने पड़ेंगे, क्योंकि तमीज तो थी नहीं इसमें, ऐसे तू तू करके बात करता था, मतलब बहुत डिसरिस्पेक्ट से बात करता था। जबकि हमें पता है कि पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी ऐसी है जो किसी भी हेल्प के लिए, किसी की भी हेल्प के लिए सबसे आगे रहती है, ठीक है। तो वो बहुत डिसरिस्पेक्ट से बात करता था। तो उसने कहा कि भाई तेरे को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा चल ठीक है, फाइन लगा दिया उसके ऊपर। राजा था, बात तो माननी थी, पर पता नहीं कौन एक उसके मंत्रिमंडल में से आगे किसी ने चुगली कर दी और उसके कहने पर ना फिर कर तो छोड़ो, मतलब पैसे छोड़ो, सीधे इसको फांसी दे दी। तो खुसरो की हेल्प करने के चक्कर में अर्जुन देव जी को फांसी दी गई थी। देखा, ये इंसान तो किसी की हेल्प कर रहे थे, किसी का साथ ही दे रहे थे, और उस चक्कर में उसको फांसी हो गई अर्जुन देव जी को, ठीक है। अर्जुन देव जी को फांसी दे दी गई 5वें गुरु को, और ये कब दी थी, जहांगीर ने 1606 में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब खुसरो को तब भी चैन से नहीं बैठ रहा वो बंदा, वो एक बार उसने और विद्रोह करा। अब जहांगीर को इतनी ज्यादा गुस्सा चढ़ी, इतनी ज्यादा गुस्सा चढ़ी, इसने अपने बेटे को ही, खुसरो को ही अंधा करवा दिया, अपने बेटे को खुसरो को अंधा करवा दिया, उसकी आंखें फुड़वा दी। बट ठीक है, थोड़ा टाइम बाद फिर बाप का दर्द जागा, मेरा बेटा मेरा बेटा। अब चलो कोई भी है, औलाद तो जैसी भी हो, बाप तो बाप ही होता है। बाप का बहुत ज्यादा मतलब दुख हुआ कि क्या करा, अपने बेटे को ही अंधा करवा दिया दूसरों की बातों में आके, ये वो। तो क्या करता है वो, ईरान से एक चिकित्सक बुलाता है, कोई भी वैद्य चिकित्सक बुलाता है, और जो खुसरो की होता है आंखें ठीक करवाता है। तो धीरे धीरे बहुत टाइम तक उसका जो है चीजें चलती हैं, उसकी मेडिसिन वगैरह बहुत टाइम तक चलती हैं। उसके बाद जो है उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, जो खुसरो होता है ना शांत बैठ जाता है, उसके अंदर जो विद्रोह करने की चुल होती है ना वो खत्म हो जाती है, वो यहाँ से थोड़ा शांत बैठ जाता है। दोबारा इसके टाइम पीरियड में खुसरो की तरफ से कोई विद्रोह देखा नहीं गया इसके बाद। चलो ठीक है, 1606 1607 की बात आ गई। अब क्या होता है, जैसे ये आगे बढ़ती है चीजें, इसका ना एक होता है शेर अफगान नाम का मंत्री होता है, शेर अफगान नाम का मंत्री। तो देखो बुक्स में ना 2 की बातें लिखी हुई है, मैं दोनों ही आपको बता रही हूँ, बाकी आप अलग अलग सोर्स से वेरीफाई करके कर लेना कि आपको किसको मानना है। 1611 में इसका एक मंत्री होता है, मतलब समझ लो मंत्री की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है ना वो उसी के पास होती है, शेर अफगान। इसका असली नाम होता है अली कुली खान,
ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह चल रहा होता है, तो उसकी वाइफ आती है, उसका नाम होता है मेहरुनिसा। तो उसको जहांगीर को इतनी सुंदर लगती है मेहरुनिसा, मेहरुनिसा होती भी बहुत सुंदर है, उसको इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है, इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है कि उसको मन करता है वो अपनी वाइफ बना ले। ठीक है, बट वो तो वाइफ होती है किसकी, शेर कुली खां की। तो अब शेर क्या करता है, वो सोचता है जहांगीर की ये तो इसकी वाइफ है, तो मैं इससे शादी कैसे करूंगा उसके पति के होते हुए, क्योंकि वाइफ ही नहीं आएगी, वही नहीं मानेगी, तो क्या करना जब वाइफ ही नहीं मानेगी, क्योंकि उसका पति तो है। तो वो क्या करता है, शेर कुली खां को मरवा देता है, अपने मंत्री को खुद ही मरवा देता है, और फिर उसकी विधवा यानी मेहरुनिसा से शादी कर लेता है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात लिखी हुई है कि वो लड़ाई लड़ने जा रहा होता है शेर कुली खां, तो लड़ाई में लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाता है, लड़ाई में लड़ते लड़ते वो मर जाता है। तो मेहरुनिसा जो है विधवा हो जाती है, और उस विधवा से शादी कर लेता है कौन, जहांगीर। और जहांगीर कब करता है, 1611 में मेहरुनिसा से शादी कर लेता है, और शादी के बाद उसको नाम देता है नूरजहां, कि तो दुनिया की नूर है, तो इतनी सुंदर है, तो इतनी प्यारी है, तो इतनी खूबसूरत है कि मैं क्या ही बताऊं। तो उसको नूरजहां की उपाधि देता है कि तू तो मेरी नूर जहां है। ठीक है, और इतना ज्यादा इसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस होता है नूरजहां का, इतना ज्यादा कि उस टाइम पे ना मुगल काल में कह लो या इससे कभी भी पहले, चाहे कितने सारे काल चले गए, मौर्य काल चला गया, गुप्त काल चला गया, और इससे पहले की मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत चली गई, कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जहांगीर जी ने करा, इन्होंने क्या करा, चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के किससे, विद फोटो, फोटो के साथ, किसकी, नूरजहां की। अब तक जो फोटो पे सिक्के होते थे या तो वो राजा के होते थे या उससे रिलेटेड कुछ होते थे, पर पहली बार जहांगीर के शासन काल में उस फोटो पे, सिक्कों पे फोटो थी किसकी, नूरजहां की। तो नूरजहां के लिए इसने सिक्के भी चलवाए थे। और देखो उस टाइम पे ना क्या, ये नूरजहां ना बहुत स्मार्ट थी, बहुत गेम इसने उस टाइम पे बहुत स्मार्ट प्ले करा। मतलब मेन ना जहांगीर था एवं, मतलब दारू वारू पी के पड़ा रहता था, दरबार में कोई मतलब नहीं है, जैसा नूरजहां ने बोल दिया वैसा उसने कर दिया। मतलब समझ लो कि पर्दे की आड़ में शासन हो रहा था उस टाइम पे, कि मान लो यहाँ पे नूरजहां जहांगीर को जो बोल रही है, जैसे जैसे जहांगीर को चला रही है, जहांगीर बस उसका हुक्म का इक्का है। मतलब समझ लो एक तरह से गुलाम है, जो नूरजहां बोलेगी वो जहांगीर करेगा। अब जहांगीर को एनालाइज नहीं करना कि भाई मेरी वाइफ सही करा रही है नहीं करा रही, मेरा घर बर्बाद कर रही है नहीं कर रही, कोई मतलब नहीं। वो अपना दारू वारू पी के मस्त पड़ा रहता था, पूरे दिन मजे करता था, दरबार में जाता था, जैसे नूरजहां ने बोल दिया वो ऑर्डर कर दिया, वो उनने आदेश चलवा दिए, सिक्के बद चलवा दिए, ऐसे करके चलता था। तो नूरजहां ने ना क्या करा, सबसे पहले ना अपने मायके वाले को अच्छी अच्छी पोस्ट दिलवानी शुरू करी, अच्छी अच्छी मतलब मायके वालों को सेट करना शुरू करा कि भाई मेरा तो फ्यूचर सेट हो ही गया है, मैं तो बन गई हूँ राजा की वाइफ, तो क्यों ना मैं सबका फ्यूचर सेट करूँ अपने घर वालों का। तो इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दिलवाया जहांगीर के दरबार में असमत बेगम को। और ये असमत बेगम कौन थी, असमत बेगम थी नूरजहां की वाइफ, सॉरी नूरजहां की मम्मी, नूरजहां की मदर थी, नूरजहां की मदर थी असमत बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट इसने दिलवाई कि भाई मेरी माँ है, बढ़िया काम करती है, एकदम जहर। इसने इसको दरबार में बढ़िया सा पोस्ट दिलवा दिया। अब नूरजहां जो बोलेगी भाई जहांगीर को करना पड़ेगा, शादी करी है उसने। तो असमत बेगम, और असमत बेगम को हम इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि इसने ना गुलाब से इत्र बनाने की विधि निकाली थी। जो सबसे पहले दुनिया में गुलाब का इत्र आया था ना, गुलाब का इत्र, तो इत्र निकालने की सबसे पहली विधि असमत बेगम ने लेकर के आई थी, वो जो थी नूरजहां की वाइफ। ठीक है, फिर इसके बाद था इसके पिताजी, माताजी को सेट कर दिया, फ्यूचर सेट, करियर सेट। अब आते हैं इनके पिताजी, पिताजी का नाम था ग्यास बेग। ठीक है, ग्यास बेग को बहुत अच्छी पोस्ट दिलवाई इसने दरबार में, और इन्होंने उपाधि दी इत्तेमाद उद्दौला की। इत्तेमाद उद्दौला कहा किसने, जहांगीर ने। इसने बोला ग्यास बेग नहीं है, ये तो इत्तेमाद उद्दौला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है ये तो। ठीक है, बहुत सही है ये। ठीक है, इसको शाही दीवान बनाया उसने, शाही दीवान बनाया। बट अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये जो है इसकी डेथ हो जाती है, ये मर जाता है। ठीक है, ये मर जाता है 1626 में, 1626 में मर जाता है। उस टाइम पे 1626 में मकबरा बनवाती है कौन, नूरजहां। अब तक आपने सुना था कि किसी की मुगल टाइम पे दिल्ली सल्तनत में किसी की पत्नी यानी इसके राजा के ससुराल वालों के मकबरे बन रहे, नहीं ना, मुश्किल से ही राजा का बन पाता था। बट ये बंदी थी, इसने अपने पिताजी का मकबरा बनवाया, फर्स्ट टाइम बना था ये, और फर्स्ट पित्रादुरा शैली इसमें यूज हुई थी। देखो अभी बताती हूँ पित्रादुरा शैली क्या होती है। ये आगरा के पास ही थोड़े से दूर पर अगर आप जाओगे, आगरा से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर है, वहां पे आपको दिख जाएगा एतमादुल्ला का मकबरा। ग्यास बेग नहीं बोलते, अब इसको नाम हो गया इसका इत्तेमाद-उद-दौला। तो इत्तेमाद-उद-दौला का मकबरा है, और ये फर्स्ट मकबरा है दिल्ली का और इंडिया का भी, जो पित्रादुरा शैली में बना है। पित्रादुरा शैली क्या है, जिसका काम बाद में ताजमहल पर हुआ है शाहजहां के टाइम पे, पर सबसे पहले पित्रादुरा शैली यूज हुई है
किसमें, इसमें एतमाउद्दौला के मकबरे में। और बिल्कुल सफेद संगमरमर से बना हुआ है, संगमरमर के पत्थरों से पूरा बना हुआ है। और उसमें जैसे जो बीच बीच में पितरादुरा शैली के मान लो कली के बीच का जो टुकड़ा होता है उसमें सोने जवाहरात हीरे खूब जड़वाए थे इसने। बाद में वो तो सब अंग्रेज निकाल के ले गए, बट हीरे जवाहरात सोने खूब उसके अंदर हीरे से जड़ा हुआ बिल्कुल बहुत सुंदर मकबरा है। अभी भी जाके देखोगे तो ये सब इसने ऐसे बनवाया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था कि इसमें बहुत ज्यादा जड़ाऊ काम है, बहुत सारी चीजें जड़ी हुई हैं। और फिर एक ना प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति अब आपको पता होगी, प्रशस्ति गुप्त काल की है, हरिसेन ने लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति जिसे बोलते हैं, हरिसेन, इसके टाइम पर वो प्रशस्ति लिखी गई है। ये खैर लिखे गए थे अशोक के टाइम पे। ये जब ये हम पढ़ेंगे तो बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाएगा। बट आपको ये याद रखना है जो प्रयाग प्रशस्ति है वो हरिसेन द्वारा लिखी गई है। इसमें हमें जहांगीर का वर्णन मिलता है। कोई भी मुगल राजा नहीं है, बाबर, अकबर, हुमायूं, कोई भी राजा नहीं है, लेकिन जहांगीर के बारे में हमें कुछ बातें वहां से पता चलती हैं। फिर एक होता है निसार नामक सिक्का चलवाया था जहांगीर ने ना, एक प्रॉपर सिक्का चलाया था, उसको नाम दिया था निसार। तो इसने एक निसार नामक सिक्का चलाया था, ठीक है। और अब इस टाइम पे क्या था कि जब इसका शासनकाल चल रहा था ना जहांगीर का, तो चित्रकला ना एट पीक थी, मतलब अपने हाईएस्ट लेवल पे थी। तो अगर मुगल काल में या वैसे भी दिल्ली सल्तनत में भी बोला जाता है ना चित्रकला का युग कौन सा है, तो चित्रकला का युग जहांगीर का युग है। जहांगीर के टाइम पे चित्रकला बहुत ज्यादा ऊंचाई पे थी, बहुत ज्यादा पीक पर थी। इवन उसकी एक स्टेटमेंट भी है जहांगीर की, वो बहुत ज्यादा फेमस है, अब पेपर में आती है कि अगर आप मान लो आपने एक पेंटिंग बनवाई, किसी का चेहरा बनवाया है, तो आपने हाथ किसी और पेंटर से, आंख किसी और पेंटर से, मुंह किसी और पेंटर से, नाक किसी और पेंटर से बनवाए हैं, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि कौन से पेंटर ने क्या बनाया है। मतलब किस पेंटर ने आंख बनाई है, किस पेंटर ने हाथ बनाया, किस पेंटर ने नाक बनाई, मैं ये तक बता सकता हूँ। इतना ज्यादा उसको, मतलब इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक था वो, इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता था चित्रकला के पीछे। तो इस टाइम पे वो अपने पीक पर थी। और एक इसने इम्पोर्टेंट करा था, इसको तो कर लो भाई, ये आता है, इसको न्याय का प्रतीक बोला जाता है या न्याय की जंजीर। तो क्वेश्चन ये आता है कि न्याय की जंजीर या न्याय की प्रतीक, सोने की चैन पूरी किसने बनवाई थी, तो ये जहांगीर ने करा था। देखो हम ना ये याद रट लेते हैं कि न्याय की जंजीर किसने बनवाई है, बट अगर हम इसके पीछे की स्टोरी या मतलब ना फैक्ट जान लेंगे ना कि ये चीज क्या थी, तो वो जिंदगी भर के लिए ना हमारे टाइम में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। फिर हमें उसको याद करने के लिए ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं रहती। देखो न्याय की जंजीर क्या थी, देखो ये आगरा के किले में ये लोग रहते थे, अकबर ने आगरा का किला बनवा दिया था, आगरा के किले में रहते थे। तो आगरा किले से लेकर के ताजमहल के जो पीछे है यमुना नदी, आगरे के किले से लेकर के इसने यमुना महल पूरा इतना 1 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस करते हुए यमुना में एक चैन डलवाई थी, और ये चैन थी सोने की। तो इसको बोला जाता है सोने की जंजीर या न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर क्या होती थी कि मान लो कोई भी रात बिरात हो गया, शाम के टाइम किसी को न्याय चाहिए और राजा जो है दरबार लगा नहीं है, तो राजा न्याय कैसे करेगा। तो इसने क्या कहा था कि किसी को किसी भी टाइम न्याय चाहिए होगा ना, तो ये उसके लिए इसने न्याय की जंजीर लगाई थी। अब जिसको भी न्याय चाहिए वो क्या करेगा, वो उस चैन को पकड़ के बहुत तेज हिलाएगा। अब वो चैन जो होगी वो जिससे कनेक्ट होगी तो वो आवाज करने लगेगी, शोर करने लगेगा। तो इससे क्या है, राजा को पता चल जाएगा कि हाँ भाई कोई बंदा जो है वो परेशानी में है, दिक्कत में है, तो उसको मेरी हेल्प चाहिए। तो वो अपने सिपाही भेज देगा कि जाओ लेकर के आओ, कौन है, कौन परेशान है, किसको क्या हेल्प चाहिए, ऐसे सब रिलेटेड चीजें कि क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है बताओ आके। अगर वो फ्री होगा तो खुद हेल्प करेगा, नहीं तो किसी और को बोल देगा। तो ऐसे लोगों की हेल्प हो जाती थी। तो ये एक काम तो इसने बढ़िया करा था, ठीक है। फिर और इस टाइम पे क्या हुआ था, अब यहाँ पे ना खुर्रम बड़ा हो जाता है। खुर्रम देखो कंफ्यूज मत हो ना खुसरो और खुर्रम में, मैं पहले कंफ्यूज थी बट अब नहीं हूँ। खुसरो सबसे बड़ा बेटा था, उससे छोटा था खुर्रम। खुर्रम की माँ थी जगत गोसाई और मानबाई का था खुसरो। और ये खुर्रम जो आगे जाके शाहजहां बनता है। अब खुर्रम जो था ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुका था, ये बहुत ज्यादा करता था। महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह, ठीक है। आपको याद है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप के साथ अकबर की लड़ाई हुई थी तो अकबर जीता था। अब महाराणा प्रताप का बेटा आ गया अमर सिंह, उसकी लड़ाई होती है जहांगीर से। तो जहांगीर तो नाम के लिए है लेकिन लड़ने जाता है खुर्रम, और खुर्रम उसको हरा देता है, यानी शाहजहां उसको हरा देता है और संधि करवा लेता है उससे, अमर सिंह से। तो इस टाइम पे क्या होता है, जहांगीर हो जाता है खुर्रम से बहुत ज्यादा खुश। ओ भाई बंदा अमर सिंह को जीत लाया, तो वहां से खुश होके ये इसको खुश होके खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है कि तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू तो बहुत बढ़िया है, तूने जीत लिया, तो तू शाहजहां, शाह को जीतने वाला शाहजहां है तू। तो वहां से शाहजहां को शाहजहां की उपाधि देता है उसमें, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके दरबारी थे कुछ, ये फेमस चित्रकार थे, उस्ताद मसूद, विशेमनाथ, आगरा रजा, अबुल हसन, ये सारे इसके फेमस चित्रकार थे जिसने इसको
अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया होता है कि भाई तुम मेरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हो। ठीक है। हाँ, एक 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है। आपको याद है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी स्टार्ट होगी जाके, अभी तो खैर 1600 में स्टार्ट हुई थी, बट ये यहाँ पे आए थे। वो कहानी अभी हम आगे पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। बट 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर से बोलने कि भाई देख थोड़ा सा दे देना यार, यहाँ पे व्यापार व्यापार करने दे, तेरे को कुछ चाहिए तो तू टैक्स वैक्स ले लियो, खाना पानी जो तुझे चाहिए ले लियो, मुझे यहाँ पे व्यापार करने दे। तो जहांगीर क्या करता है, साफ मना कर देता है। ये किसी भी तरीके से कोई भी हेल्प लेने में कामयाब नहीं हो पाता। जहांगीर से ये किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प लेने में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि वो मना कर देता है। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे इंडिया में ना पुर्तगाल लोग आ चुके हैं और उनका ना मेन रुआब चल रहा होता है पुर्तगालों का। ठीक है। इवन इतना कि जहांगीर भी पुर्तगालों से डरने लगता है। तो पुर्तगालों का बहुत ज्यादा इस टाइम पे बोलबाला चल रहा होता है। और वो कहता है कि देख तू अगर उसको हरा सकता है पुर्तगाल को तो तू देख ले, अदरवाइज मैं तो तेरे लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। पर तब इनके पास कुछ इतनी पावर वगैरह थी नहीं, कहाँ से क्या करते। इसके बाद आता है टॉमस रो, पर वो बात की बात है। फिर 1608 के बाद अब ये सारा आपने पढ़ लिया, कैसे लड़ाई करी, क्या हुआ। ज्यादा काम नहीं था, ये इतने ज्यादा है नहीं इसका, क्योंकि मेन तो जो है ना खुर्रम नहीं करा है, ये अपना बंदे पी पा के अपना पड़ा रहता था मस्त बढ़िया से। तो फिर लास्ट में क्या था, 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है भीमबार में। भीमबार में इसकी मृत्यु हो जाती है और उससे पहले ही शाहजहां को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके जा चुका है। तो 1627 में जहांगीर के मरने के बाद अब जो राजा बनेगा वो बनेगा शाहजहां। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शाहजहां को करेंगे।